हेलो एवरीवन, वेलकम टू IQ सिविल्स IAS एकेडमी। दोस्तों, आज हम इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट इश्यूज विद रेस्पेक्ट टू इंडिया एंड रशिया रिलेशंस। फर्स्ट ऑफ ऑल, I will be discussing energy equation between India and Russia, which is very important issue, energy equation. Okay, and then we will try to understand another important topic, that is Iran Belarus to be new SCO members. तो ये दोनों इश्यूज काफी इंपॉर्टेंट हैं फॉर योर यूपीएससी एग्जामिनेशन 2022 to 2023. ओके, इफ नॉट दिस ईयर तो यूपीएससी दे मे आस्क नेक्स्ट ईयर. समझ में आ रहा है? एंड लास्टली, आई विल ऑल्सो बी डिस्कसिंग हाउ टू प्रिपेयर इंटरनेशनल रिलेशंस फॉर योर जीएस पेपर 2. क्लियर? So let's start with the topic. First of all, energy equations. Okay, तो जैसा आप सभी को पता है कि एडमिशंस चल रहे हैं और ऑलरेडी एक जो बैच है हमारा शुरू हो चुका है नया यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन का 25 जुलाई से, और सेकेंड बैच जो है वो अगस्त में शुरू होने जा रहा है, दैट इज 10 अगस्त. तो जल्द से जल्द एनरोल करें. ओके, और अच्छे स्टडी मटेरियल्स, अच्छे गाइडेंस का लाभ उठाएं. क्लियर? नाउ, तो सबसे पहला जो इशू है, काफी मेन इशू है, इंडिया रशिया एनर्जी इक्वेशन. अब ये जो इंडिया रशिया एनर्जी इक्वेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाई this issue is important. तो अब ये इशू इंपॉर्टेंट है क्यों? तो अगर हम कॉन्टेक्स्ट समझने की कोशिश करें, इन सभी चीजों का कॉन्टेक्स्ट एक ही ग्लोबल इवेंट है, दैट इज रशिया यूक्रेन वॉर. कॉन्टेक्स्ट क्या है? रशिया यूक्रेन वॉर. क्लियर? सो इफ यू सी करंट कॉन्टेक्स्ट, रशिया यूक्रेन वॉर जब से शुरू हुआ है तो वेस्टर्न कंट्रीज ने, वेस्टर्न नेशंस ने, दे हैज लेड मैनी, याद रखिएगा, बहुत सारे सैंक्शंस लगाए हुए हैं रशिया के ऊपर. समझ में आ रहा है? सो वेस्टर्न सैंक्शंस हैज लेड मैनी ऑयल कंपनीज टू शट देयर ऑपरेशंस इन रशिया, और जिसकी वजह से बहुत सारी जो ऑयल कंपनीज थी उन्होंने रशिया में से अपनी, याद रखिए, कि काम करना बंद भी कर दिया. तो अब जब रशिया में से ऑयल कंपनीज, जो वेस्टर्न ऑयल कंपनीज थी, याद रखिए, जब वो वहां से चली गई, क्लियर, उन्होंने अपने, याद रखिए, काम करना बंद कर दिया बिकॉज ऑफ सैंक्शन, स्पेशली यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. तो अब ऐसी सिचुएशन में इंडिया यूज उठा सकता है. इंडिया के पास ये अपॉर्चुनिटी है कि वो ऑयल सप्लाई चेन बनाए, जिसकी वजह से इंडिया रशिया के रिलेशंस भी और ज्यादा इंप्रूव होंगे, एंड दैट विल बी मोर कॉस्ट इफेक्टिव एंड रिलायबल. क्लियर? अब इन चीजों को समझने के लिए हमें पता होना चाहिए व्हाट इज द स्टेट ऑफ ऑयल एंड गैस सेक्टर इन रशिया. ओके, सो नाउ विल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द स्टेट ऑफ ऑयल एंड गैस सेक्टर इन रशिया. अब जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, यूक्रेन क्राइसिस की वजह से बहुत सारी जो वेस्टर्न ऑयल एंड गैस कंपनीज हैं, उन्होंने, याद रखिए, अपने प्रोजेक्ट्स रशिया से निकाल दिए हैं. क्लियर? अब वेस्टर्न ऑयल एंड गैस कंपनीज ने बहुत सारे प्रोजेक्ट लिए थे रशिया में, आर्कटिक रीजन में. अब आर्कटिक रीजन एक ऐसा रीजन है, आप कह सकते हैं, बिकॉज पोलर सर्कल है, पोलर वेदर. क्लियर? अब पोलर वेदर को कैसे एक्सेस किया जाए, वहां पे इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की जरूरत है, डिफरेंट सेक्टर्स, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स की जरूरत है. तो वहां पर वेस्टर्न नेशंस ने, याद रखिए, एनर्जी प्रोजेक्ट्स जो थे उन सभी को टर्मिनेट कर दिया रशिया के साथ. कहां पर? आर्कटिक रीजन में. क्लियर? अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज याद रखिए, सैकलिन फर्स्ट, ये एक इंटरनेशनल कंसोर्टियम है, ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनीज. ये एक प्रोजेक्ट है रशिया का फार ईस्ट में. अब फार ईस्ट, जब आप वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ते हैं, फार ईस्ट रीजन,
फार ईस्ट रीजन किसको कहते हैं, याद रखिएगा, फार ईस्टर्न रीजन बेसिकली साउथ ईस्ट एशिया, ईस्टर्न रशिया एंड ईस्ट एशिया, ईस्ट एशिया बेसिकली पैसिफिक, पैसिफिक ओशन वाला रीजन। क्लियर? तो ये जितने भी रीजन है ये याद रखिए, दे आर कॉल्ड एज फार ईस्ट। अब जैसे आप वर्ल्ड हिस्ट्री में ईस्टर्न क्वेश्चन पढ़ते हैं, यू नीड टू अंडरस्टैंड द फार ईस्टर्न क्वेश्चन इन टर्म्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। क्लियर? सो फिलहाल अभी हम बात कर रहे हैं ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट की। तो मैंने आपको बताया काफी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है सैकलिन फर्स्ट। क्लियर? और ये रशिया का काफी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है फार ईस्ट में। नाउ दिस हैज स्टार्टेड टू विटनेस सिमिलर ट्रेंड्स। यूएस एनर्जी जायंट, याद रखिएगा, उन्होंने 30% स्टेक्स हैं उनके सैकलिन फर्स्ट प्रोजेक्ट में। और यूएस ने तो जैसे ही रशिया और यूक्रेन का वॉर शुरू हुआ, यूएस ने अपने, याद रखिए, जो भी ऑपरेशन थे उन्हें बंद कर दिया, एंड दे आर एक्सपेक्टेड टू फॉर्मली एग्जिस्ट फ्रॉम दिस जॉइंट वेंचर। और कहा जा रहा है कि वेस्टर्न नेशन स्पेशली यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इस प्रोजेक्ट से बाहर आ जाएंगे। इसी तरीके से एक और है सैकलिन 2, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है। So apart from US, other Western oil companies and Japanese companies, they are under strong Western pressure. Western pressure मतलब United States का pressure, ये याद रखिए। तो बाकी जितनी यूएस के अलावा बाकी जितनी वेस्टर्न ऑयल कंपनीज हैं, जापानीज कंपनीज हैं, वो भी वेस्टर्न प्रेशर में है और उन्हें भी अपनी पार्टनरशिप को टर्मिनेट करना पड़ा रशिया के साथ। क्लियर? दो जापान हैज सो फार रजिस्टर्ड दिस प्रेशर ओनिंग टू कंट्रीज डायर एनर्जी नीड्स। अब आपको पता है जापान एक ऐसा नेशन है जहां पर नेचुरल या आप कह सकते हैं रॉ मटेरियल्स नहीं है। जापान रॉ मटेरियल्स पूरी दुनिया से खरीदता है एंड फिनिश गुड्स, याद रखिएगा, प्रोड्यूस करता है। क्लियर? सो जापान ने अभी तक मैनेज करके रखा है इस प्रेशर को, बिकॉज जापान को जरूरत है एनर्जी की। क्लियर? बट अनसर्टेनिटी will be there. Uncertainty remains as to the future prospect of this cooperation. अब जापान कब तक कॉपरेट कर पाता है, कब तक मैनेज कर पाता है वेस्ट को, ये देखने वाली बात रहेगी। क्लियर? तो अब ये जो दो प्रोजेक्ट हैं, सैकलिन फर्स्ट एंड सैकलिन सेकेंड, these are Russia's most important integrated oil and gas development projects। बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है क्योंकि ये प्रोजेक्ट किस रीजन में, आर्कटिक रीजन, सबसे पहली चीज आर्कटिक रीजन, ये याद रखिए। दूसरा फार ईस्ट, और ये दोनों ही कौन से एरियाज हैं, याद रखिए, आइस। समझ में आ रहा है? फार ईस्ट वाइट डेजर्ट और यू कैन से कोल्ड डेजर्ट, कोल्ड डेजर्ट है। आर्कटिक रीजन पोलर सर्कल। तो याद रखिए ये काफी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स हैं because these projects operate in one of the world's harshest climatic conditions. So Sakhalin first, it is estimated to hold approximately 2.3 billion barrels of oils, जो कि बहुत ज्यादा है, 2.3 billion barrels of oil and 17.1 trillion cubic feet of gas reserves। समझ में आ रहा है? नेचुरल रिसोर्सेज का एरिया है ये। एंड Sakhalin 2, it accounts for 4% of world's total LNG supply। तो ऑयल भी है और गैस भी है। एंड द रीजन इज प्रोन टू अर्थक्वेक ऑल्सो। अर्थक्वेक भी काफी ज्यादा आते हैं, इसीलिए यहां पर ऐसी कंपनीज, ऐसी नेशंस की जरूरत है जहां पर इंजीनियरिंग स्किल्स हो, एक्सपर्टीज हो। समझ में आ रहा है? ये याद रखिए। सो डेवलपमेंट और ऑपरेशनल कॉस्ट जो है इन प्रोजेक्ट की, ये भी काफी ज्यादा है बिकॉज ऑफ अर्थक्वेक एंड नेचुरल डिजास्टर्स। क्लियर? इसीलिए रशिया चाहता है कि कोई ऐसा पार्टनर आए जो लॉन्ग टर्म तक कोऑपरेट करे। तो रशिया ढूंढ रहा है लॉन्ग टर्म पार्टनर्स। क्लियर? ताकि वो रशिया के फार ईस्टर्न रीजन को अच्छे से डेवलप कर सके और रशिया की इकोनॉमी भी सस्टेन हो सके। क्लियर? तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्शन है रशिया के लिए कि जो एनर्जी मार्केट है ईस्ट में, साउथ ईस्ट एंड साउथ एशियन कंट्रीज, अब रशिया इनके साथ कोऑपरेट करे। क्योंकि वेस्टर्न नेशन जब भी वॉर होगा, वेस्टर्न नेशन सैंक्शन लगा देंगे, तो रशिया के पास अब एक मार्केट बचता है, दैट इज ईस्टर्न मार्केट, साउथ ईस्ट एशियन मार्केट एंड साउथ एशियन मार्केट।
Clear? So oil and gas sectors whose strength is vital for reviving Russian economy. अब यूक्रेन क्राइसिस में रशिया की इकोनॉमी क्या हो गई, पूरी बर्बाद हो गई है. सो पोस्ट यूक्रेन वॉर के बाद रशिया की इकोनॉमी को अगर फिर से रिवाइव करना है तो रशिया के पास सबसे इंपॉर्टेंट सेक्टर है, दैट इज ऑयल एंड गैस. यही रशिया की स्ट्रेंथ है. और दूसरा है डिफेंस. ये दो चीजें रशिया के बहुत मजबूत है. सो सेकलिन फर्स्ट एंड सेकलिन टू. अब इस अगर हम पोस्ट यूक्रेन वॉर की बात करें, पोस्ट यूक्रेन क्राइसिस, यूक्रेन वॉर पीरियड, तो इकोनॉमिक रिकंस्ट्रक्शन एंड रीडेवलपमेंट में ये दोनों प्रोजेक्ट काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे. Because these projects can become the most promising project for supplying Russian oil and gas to these markets, means East, Southeast and South Asia region. Clear? ये इंपॉर्टेंस है इस रीजन की. समझ में आ रहा है? नाउ अब क्वेश्चन ये है, हाउ इज इंडिया रशिया एनर्जी इक्वेशन. अब इंडिया कैसे पार्टिसिपेट कर सकता है. अगर इंडिया ने इस अपॉर्चुनिटी को नहीं अडॉप्ट किया तो चाइना तुरंत अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर सकता है. समझ में आ रहा है? क्योंकि रशिया को एक पार्टनर चाहिए. सो हाउ इज इंडिया रशिया एनर्जी इक्वेशन. दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर योर यूपीएससी एग्जामिनेशन. यहां पर इंडिया का इंटरेस्ट क्या हो सकता है. जीएस पेपर 2. एज वी ऑल नो, Russia is world's third largest producer of oil and gas and India third largest consumer है oil and gas का. Clear? But जो ट्रेड होती है ऑयल एंड गैस की इंडिया और रशिया के बीच में, वो अभी भी काफी कम है क्योंकि शिपिंग डिस्टेंस काफी ज्यादा है, डिलीवरी होने में टाइम काफी ज्यादा लगता है. क्लियर? सो इंडिया की जो एनर्जी एंगेजमेंट है रशिया के साथ वो अभी कम है. क्लियर? So India's energy engagements with Russia, other than direct purchase of oil and gas, is through ONGC Videsh Limited, OVL, ONGC Videsh Limited. समझ में आ रहा है? अब ONGC Videsh Limited direct investments in Russian energy projects also. तो apart from Sakhalin First, ये जो organization है ONGC, it holds 100% stake in Russia's Imperial Energy Corporation. ONGC के 100% स्टेक्स हैं रशिया के इंपीरियल एनर्जी कॉरपोरेशन में और 26% स्टेक है वैनकॉर्नेफ्ट फील्ड में. समझ में आ रहा है? तो सेकलिन प्रोजेक्ट में अभी इनका स्टेक नहीं है. क्लियर? सो ऑल्सो 23.9% स्टेक इन रशियाज वैनकॉर्नेफ्ट फील्ड एंड 29.9% स्टेक इन तास्योर्याक फील्ड में. समझ में आ रहा है? और ये जो दोनों प्रोजेक्ट हैं, ये याद रखिएगा, इंडिया की 3 कंपनीज मिलकर बना रही हैं. एक कंजोर्टियम ऑफ ऑयल इंडिया लिमिटेड, देन इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन एंड थर्ड भारत पेट्रो रिसोर्स लिमिटेड. क्लियर? तो यूक्रेन क्राइसिस के टाइम पीरियड में रशिया ने ऑफर किया इंडिया को कि बहुत ही सस्ते दाम पर क्रूड ऑयल देंगे, इंटरनेशनल मार्केट प्राइस से बिल्कुल कम, मतलब $35 से भी कम. ओके? और इसी चीज को क्रिटिसाइज किया वेस्ट ने, क्योंकि अगर इंडिया रशिया से खरीदने लगेगा कम दाम पर तो वेस्ट का नुकसान होगा. समझ में आ रहा है? तो इसीलिए रशिया ने ईरान को भी बुला लिया कि हम दोनों पार्टनर बन जाते हैं. और इन दोनों ही क्या है, इनके पास ऑयल है, नेचुरल गैस है, रशिया एंड ईरान, एंड दोनों ही क्या है, एनिमी है किसके, वेस्ट के. तो जैसे ही रशिया ने बात की कि ईरान को ब्रिक्स प्लस एससीओ का मेंबर बना दो, तुरंत बाइडेन कहां पर आ जाते हैं, सऊदी अरेबिया, इजराइल विजिट. आप कहेंगे कि सर सऊदी अरेबिया और इजराइल विजिट दोनों ही दुश्मन है किसके, ईरान के. समझ में आ रहा है? इसीलिए तो ऑर्गेनाइजेशन बनी I2U2. समझ में आ रहा है? आने वाली सीरीज में मैं इस ऑर्गेनाइजेशन पे भी चर्चा करूंगा, I2U2. क्लियर? सो इंडियन कंपनीज, रिमेंबर दिस थिंग, इंडियन कंपनीज
those significantly increase their volumes of oil imports from Russia from less than 1% to 18% oil imports. तो इंडिया ने अब क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया इंपोर्ट करना, कहां से, रशिया से, क्योंकि सस्ते में मिल रहा है. और पहले कितना था, लेस देन 1% इंपोर्ट, आज कितना हो गया, 18% इंपोर्ट. समझ में आ रहा है. तो अब इंडिया के लिए अपॉर्चुनिटी क्या हो सकती है, अगर वेस्ट, अब मैंने आपको बताया कि रशिया यूक्रेन के वॉर के टाइम में सैकलिन फर्स्ट एंड सैकलिन सेकंड, यूएस कंपनीज तो बाहर आ गई और बाकी वेस्टर्न कंपनीज भी वेस्टर्न प्रेशर की वजह से अब रशिया से बाहर आ रही हैं, प्रोजेक्ट से बाहर निकल रही हैं. तो वेस्टर्न एग्जिट हो रहा है कहां से, रशियन ऑयल प्रोजेक्ट्स. एंड दिस कुड बिकम एन अपॉर्चुनिटी फॉर इंडियन ऑयल कंपनीज टू डायरेक्टली इन्वेस्ट इन रशियन एनर्जी प्रोजेक्ट्स, ताकि इंडिया अपनी लॉन्ग टर्म एनर्जी नीड्स को सिक्योर कर सके. बिकॉज टुडे अगर आज आप इंडिया फॉरेन पॉलिसी देखेंगे, एनर्जी सिक्योरिटी इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट डायमेंशंस. एनर्जी सिक्योरिटी वेरी इंपॉर्टेंट डायमेंशन ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी. समझ में आ रहा है. तो अगर इंडिया ने ये चीज ध्यान नहीं दिया तो चाइना भी आ जाएगा. एंड दिस विल ऑल्सो गिव अ फ्री हैंड टू चाइना टू मेक लॉन्ग टर्म एनर्जी इन्वेस्टमेंट्स. दैट इज व्हाई इंडियाज ओएनजीसी विदेश लिमिटेड शुड कंसीडर इट्स स्टेक्स इन सैकलिन फर्स्ट एंड सैकलिन सेकंड प्रोजेक्ट, जो वेस्ट ने छोड़ दिए, इंडिया को वो कैप्चर करने चाहिए. ओएनजीसी को उसमें अपने स्टेक्स लेने चाहिए उस प्रोजेक्ट्स में. समझ में आ रहा है. बिकॉज ओएनजीसी के पास क्या है, टेक्निकल एक्सपर्टीज, एंड टेक्निकल एक्सपर्टीज की जरूरत है. इट इज रिक्वायर्ड फॉर ड्रिलिंग इन हार्श टेरेन्स, एंड सच इन्वेस्टमेंट would significantly strengthen and diversified India's energy supply chain. इससे इंडिया के एनर्जी सिक्योरिटी, एनर्जी सप्लाई चेन क्या होंगे, डाइवर्सिफाइड. इंडिया की जो डिपेंडेंसी है मिडिल ईस्ट पर वो भी कम होगी ऑयल के लिए. सो दिस क्रिएट्स ट्रेमेंडस अपॉर्चुनिटीज फॉर इंडिया एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. क्लियर. तो ये याद रखिए, अपॉर्चुनिटीज हैं. अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर इंडिया सैकलिन में अपने स्टेक्स ले लेता है तो इससे सिर्फ इंडिया की ऑयल रिफाइनरीज को ही बेनिफिट नहीं होगा, याद रखिएगा. इससे इंडिया क्या करेगा, अगर इंडिया सरप्लस भी ले लेगा रशिया से, मान लीजिए हमने सस्ते में खरीदा, तब इंडिया एक्सपोर्ट कर सकता है साउथ ईस्ट एशियन रीजन को एंड अदर साउथ एशियन रीजन को. इवन इंडिया कैन ऑल्सो एक्सपोर्ट टू यूरोपियन मार्केट. अब यूरोप वाले रशिया से तो नहीं खरीदेंगे, इंडिया से तो खरीदेंगे. क्लियर. तो सैकलिन में अगर मान लीजिए इंडिया का स्टेक्स है, सो इट विल नॉट ओनली बेनिफिट टू इंडियन ऑयल रिफाइनरीज विद हाई ग्रेड स्वीट क्रूड टू सस्टेन डोमेस्टिक नीड, बट ऑल्सो इट enable them to export more to South Asian and even European markets. समझ में आ रहा है. So an increase in energy investment in Russian Far East, it would further enhance India-Russia naval cooperation. Yes, अगर इंडिया एनर्जी इन्वेस्टमेंट करता है फार ईस्टर्न रीजन में, व्लादिवोस्टॉक, ये सारे क्या है, फार ईस्टर्न रीजन है. क्लियर. तो इससे इंडिया और रशिया का नेवल कोऑपरेशन भी काफी बढ़ेगा. और याद रखिएगा, इट विल हेल्प इंडिया इन टर्म्स ऑफ इंडियन नेवल प्रेजेंस इन इंडो पैसिफिक. इससे इंडिया की नेवी की प्रेजेंस बढ़ जाएगी पैसिफिक रीजन में. समझ में आ रहा है. तो इंडिया क्या कर लेगा, इंडो पैसिफिक में भी उसकी प्रेजेंस रहेगी और रशिया के साथ भी बैलेंस करेगा. क्लियर. तो एक तरीके से ये इंडियन फॉरेन पॉलिसी का कैसा एक्ट हो सकता है, बैलेंसिंग एक्ट. बैलेंसिंग एक्ट. क्लियर. एंड इंडियन ऑयल शिपमेंट्स जो रशिया फार ईस्ट से आएंगे, फार ईस्टर्न रीजन से, वहां पे पायरेसी के रिस्क भी बहुत कम है. अब मिडिल ईस्ट से जो ऑयल आता है वहां पे पायरेसी ज्यादा है, क्योंकि पायरेसी का एरिया कौन सा है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका, सूडान, सोमालिया, सब पायरेट्स रीजन है, पायरेसी. तो अगर फार ईस्ट से आएगा वहां पे पायरेसी के रिस्क भी कम है. समझ में आ रहा है. देन सेकेंड थिंग इज शिपिंग फैक्टर एंड डिस्टेंस एनालिसिस. क्लियर. नाउ अब शिपिंग फैक्टर भी इतना ज्यादा याद रखिएगा इन टर्म्स ऑफ एनर्जी कोऑपरेशन काफी मायने रखता है. और इंडिया के पास
याद रखिए 4 मेजर ऑयल रिफाइनरीज हैं जो ईस्टर्न कोस्ट में, क्योंकि अगर व्लादिवोस्टक से आएगा ईस्टर्न साइड से आएगा, दैट मीन्स ईस्टर्न पोर्ट्स इंडिया के ज्यादा एक्सेस किए जाएंगे। तो अगर हम बात करें ऑयल रिफाइनरीज की, सो इंडिया हैज मेजर 4 ऑयल रिफाइनरीज विच आर लोकेटेड ऑन इट्स ईस्टर्न कोस्ट, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, चेन्नई एंड विशाखापट्टनम। ये सारे ही काफी इंपॉर्टेंट पोर्ट है। क्लियर? सो अब याद रखिए, इट वुड टेक ओनली 16 days फॉर ऑयल शिपमेंट्स टू रीच दीज रिफाइनरीज, और सिर्फ 16 दिन लगेंगे। समझ में आ रहा है? तो अगर हम बात करें यूएस की और गल्फ कोस्ट एंड इंडिया की, तो उसमें कितने दिन लगते हैं? 40 दिन लगते हैं पहुंचने में। सो दिस इज अ सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन ट्रेवल टाइम कंपेयर टू 40 days ट्रेवल टाइम बिटवीन यूएस, गल्फ कोस्ट एंड इंडिया। समझ में आ रहा है? तो टाइम भी क्या होगा? रिड्यूस होगा। टाइम रिड्यूस होगा तो कॉस्ट भी रिड्यूस होगी। क्लियर? अब सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रखिए, लिमिटेशन एक ही है इंडिया रशिया ऑयल ट्रेड में, दैट इज पेमेंट्स। इट इज रिलेटेड टू पेमेंट्स। इतने ज्यादा शिपिंग वेशल्स भी नहीं है, अवेलेबिलिटी ऑफ शिपिंग वेशल्स एंड कार्गो इंश्योरेंस। क्लियर? अब ऐसा क्यों, अब ये लिमिटेशंस क्यों है? क्योंकि वेस्टर्न कंपनीज ने सैंक्शन लगा रखे किस पर? शिपिंग कंपनीज पर और इंश्योरेंस प्रोवाइडर्स पर। अब इंडियन कंपनी थोड़ी ना देगी इंश्योरेंस, इंटरनेशनल कंपनीज प्रोवाइड करती हैं। सो वेस्टर्न सैंक्शंस यहां पे हिंड्रेंस बनने, हर्डल बन रहे हैं। सो वेस्टर्न सैंक्शंस ऑन शिपिंग कंपनीज, इंश्योरेंस प्रोवाइडर, दीज आर हिंडरिंग द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रशियन क्रूड टू इट्स रिक्वायर्ड डेस्टिनेशन। क्लियर? बट अगर इंडिया और रशिया डेवलप कर ले इसके लिए भी मैकेनिज्म्स, if they are able to develop credible mechanisms to bypass western economic sanctions, or they can find some alternatives in terms of international norms, ताकि international norms भी ना violate हों, then इंडिया एंड रशिया की जो ग्रोथ होगी वो काफी इंपॉर्टेंट रहेगी दोनों के रिलेशंस में। then India and Russia can cooperate in Sakhalin projects। समझ में आ रहा है? ये याद रखिएगा। क्लियर? नाउ तो ये था आपका इंडिया रशिया एनर्जी इक्वेशन, वेरी इंपॉर्टेंट इशू। ओके, इंडिया रशिया एनर्जी equation and which is very important for GS paper 2। समझ में आ रहा है? This question or this issue might ask this year or next year, 22 और 2023। समझ में आ रहा है? तो जब तुम किसी एक टॉपिक को पढ़ते हो, उस टॉपिक को हर एस्पेक्ट से देखो। अब मैंने आपको बहुत सारी रशिया यूक्रेन के वॉर में बहुत सारे इश्यूज बताए, सो यू नीड टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग। जब आप जैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर पढ़ते हैं तो इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव भी देखते हैं, पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव भी देखते हैं। समझ में आ रहा है? जियो स्ट्रेटेजिक पर्सपेक्टिव भी देखते हैं, सोशल पर्सपेक्टिव भी देखते हैं। तो ऐसे ही जो अभी प्रेजेंट सिचुएशन है रशिया यूक्रेन वॉर की, यू नीड टू अंडरस्टैंड इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल, जियो स्ट्रेटेजिक पर्सपेक्टिव, एवरीथिंग you need to understand. So India Russia energy equation comes under geostrategic and geo-economic perspective। Clear? ये याद। Now next topic, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट, ईरान बेलारूस टू बी न्यूएस्ट एससीओ मेंबर्स। नाउ दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फॉर योर मेंस एज वेल एज प्रीलिम्स। प्रीलिम्स में कैसे एससीओ एज एन ऑर्गेनाइजेशन, एज एन इंटरनेशनल बॉडी आपसे पूछा जा सकता है। तो मैं इसीलिए आपको सेग्रीगेट कर देता हूं कहां पे क्या चीज आपसे पूछी जा सकती है। क्लियर? तो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन ने डिसाइड किया है कि ईरान को भी ज्वाइन किया जाएगा एज 9th मेंबर।
अब जब 9th मेंबर ईरान बनेगा, वेस्टर्न पावर्स को अच्छा नहीं लगेगा, स्पेशली यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। समझ में आ रहा है? सो अब मैंने इसीलिए कुछ डिटेल, अब देखो तुम्हें एक चीज कनेक्ट करना चाहिए, तुम कनेक्ट नहीं करते। कनेक्ट कैसे होगा? जब आप साइमल्टेनियस इवेंट समझे। साइमल्टेनियस। अब आप में से ज्यादातर लोग क्या करते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ा, I2U2 आ गया, आपने रट लिया कितने मेंबर क्या करना है, बस तुमने बैकग्राउंड को नहीं समझा। मेंस क्या चाहता है? मेंस ओवरऑल आपसे कॉन्सेप्ट क्लैरिटी चाहता है। बैकग्राउंड को समझिए कि 2 दिन पहले क्या हुआ। ईरान की बात हुई, रशिया ने बोला ईरान से कि हम दोनों मिलकर क्या करेंगे, साथ में ऑयल की ट्रेड करेंगे। तो जिसकी वजह से बाइडेन पहुंच गए। बाइडेन ने विजिट किया कहां पर? इजराइल एंड देन सऊदी। समझ में आ रहा है? तो तुम्हें ये साइमल्टेनियस इवेंट्स को कनेक्ट करना पड़ेगा, और जब तक ये नहीं सीखोगे तो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी नहीं आएगी। तुम्हें लगेगा कि तुमने पढ़ लिया है, समझ लिया है, बट इनडायरेक्टली आप वो रट लेंगे। समझ में आ रहा है? ये याद रखिए। क्लियर? तो अब हम बात करेंगे ईरान बेलारूस टू बी न्यू एससीओ मेंबर्स। नाउ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन ने बात की है ईरान को ग्रुप में लेने की एज 9th मेंबर। ओके, और बेलारूस ने भी अप्लाई कर दिया मेंबरशिप के लिए। क्लियर? एंड दिस इज द फर्स्ट एक्सपेंशन ऑफ एससीओ आफ्टर इंडिया एंड पाकिस्तान ग्रुपिंग इन 2017। 2017 के बाद ये पहला एक्सपेंशन हो रहा है। और लास्ट ईयर दुशानबे में सबमिट हुई थी, और वहां पे कहा गया था कि ईरान को एससीओ का मेंबर बनाया जाएगा। समझ में आ रहा है? और उस समय पर बेलारूस ने मेंबरशिप प्रोसेस शुरू की। अब शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का सिस्टम चलता कैसे, कि वोटिंग होती है, कॉन्सेंसस होता है, क्या होता है? सो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन ने फॉलो किया कौन सा सिस्टम? कॉन्सेंसस का सिस्टम, कि न्यू मेंबर को लाया जाए कॉन्सेंसस बेस। क्लियर? अब थोड़ा शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में समझ लो, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर यू प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। तो एससीओ क्या है? इट इज अ परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल इंटरनेशनल organization. This is intergovernmental because there are various nations, so intergovernmental international organization. Clear? So this is a Eurasian political economic and military organization है ये, और इनका मेन एम क्या है कि पीस, सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी बनी रहे रीजन में। यूरेशियन क्यों? क्योंकि देयर आर मेंबर्स फ्रॉम, कह सकते हैं कि जैसे ईरान को बात हो रही है, सेंट्रल एशिया, मिडिल ईस्ट के मेंबर, देन याद रखिए रशिया में दोनों चीजें आ जाती हैं, यूरेशिया। समझ में आ रहा है? तो बेसिकली दिस इज अ यूरेशियन पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन, जिनका एम क्या है? पीस, स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी इन द रीजन। और ये ऑर्गेनाइजेशन बनी थी 2001 में। क्लियर? एंड प्रायर टू द क्रिएशन ऑफ एससीओ इन 2001, कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, रशिया एंड तजिकिस्तान, दे वर मेंबर्स ऑफ शंघाई 5। इसके पहले एक जो छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन थी, ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी, एक आप कह सकते हैं एक छोटा सा ग्रुप था, जिसको कहा जाता था शंघाई 5। समझ में आ रहा है? आप में से काफी कम लोगों को पता होगा शंघाई 5 के बारे में। क्लियर? तो 2001 में ये ऑर्गेनाइजेशन बनती है, एंड इसका चार्टर बना 2002 में। क्लियर? एंड दिस ऑर्गेनाइजेशन स्टार्टेड वर्किंग फ्रॉम 2003। इंडिया एंड पाकिस्तान मेंबर बने 2017 में, और इसका जो सेक्रेटेरिएट है, मेन हेडक्वार्टर, वो कहां पर है? बीजिंग। ये याद रखेगा। सो दिस इज बेस्ड इन बीजिंग टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशनल, एनालिटिकल एंड ऑर्गेनाइजेशनल सपोर्ट। और अभी रिसेंटली में क्या चल रहा है? 2022 में एनुअल समिट होगी। कब? सितंबर में। समझ में आ रहा है? आफ्टर 2 months। कहां पर होगी? समरकंद रीजन में। समरकंद रीजन बहुत ही अच्छा रीजन है। कहां पर है? उज्बेकिस्तान। समरकंद का नाम जब भी आता है तो तुरंत बाबर नामा, बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑटोबायोग्राफी है बाबर की, मुझे तुरंत याद आ जाती है बाबर नामा के बारे में। तो काफी इंपॉर्टेंट एरिया है, और हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस भी है समरकंद की। तो इस साल जो समिट होने वाली है वो कहां पर होने वाली है? समरकंद में। समझ में आ रहा है? सो समरकंद इज अ सिटी इन साउथ ईस्टर्न उज्बेकिस्तान। क्लियर?
तो मेंबरशिप की अगर हम बात करें तो एससीओ में करेंटली याद रखिए 9 मेंबर स्टेट्स हैं। चाइना, इंडिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, पाकिस्तान, तजिकिस्तान, ईरान भी अब एक नया मेंबर है, एंड उज्बेकिस्तान। एंड अपार्ट फ्रॉम दीज 9 मेंबर्स देयर आर 6 डायलॉग पार्टनर्स। 6 डायलॉग पार्टनर्स हैं, आर्मेनिया, अजरबैजान, कंबोडिया, नेपाल, श्रीलंका एंड टर्की। ये डायलॉग पार्टनर्स हैं। समझ में आ रहे हैं? तो मेंबरशिप टोटल हाउ मेनी मेंबर्स? 9। तो अब यूपीएससी आपसे क्वेश्चन में लिख सकती है दैट बेलारूस इज आल्सो वन ऑफ द मेंबर ऑफ एससीओ। नो, बेलारूस ने अप्लाई किया है, ईरान मेंबर हो गया, बेलारूस अभी मेंबर नहीं हुआ है, बस अप्लाई किया। क्लियर? ये याद रखिएगा। नाउ व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ एससीओ? वी नीड टू अंडरस्टैंड। अब एससीओ का जो इन्फ्लुएंस है काफी ज्यादा बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? बिकॉज ऑफ राइज ऑफ चाइना। राइज ऑफ चाइना, रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से। रशिया तो हमेशा से इंपॉर्टेंट मेंबर है। राइज ऑफ चाइना, ये दो इंपॉर्टेंट है। एंड देन एमर्जेंस ऑफ इंडिया ऑल्सो। क्लियर? तो ये 3 इंपॉर्टेंट मेंबर्स हैं किसके? याद रखिए, एससीओ के। सो एससीओ का जो इन्फ्लुएंस है काफी ज्यादा बढ़ रहा है, राइजिंग इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस। बिकॉज अब इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस क्यों हो रहा है एससीओ का? क्योंकि याद रखिएगा, प्रिंसिपल्स ऑफ एससीओ चार्टर आर वाइडली एक्सेप्टेड। एससीओ के चार्टर को काफी सारे नेशंस ने एक्सेप्ट किया हुआ है, रिकॉग्नाइज किया हुआ है। देन सेकंड जो एम है एससीओ का, दैट इज टू काउंटर द वेस्टर्न पावर्स। तो ईरान के बाद अब कहा जा रहा है कि बेलारूस जो है वो भी आ जाएगा किसमें? एससीओ में। क्लियर? तो ये 2 नए एडिशन हो सकते हैं इस साल के। ईरान तो हो ही गया है और बेलारूस भी हो जाएगा। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है वेस्टर्न पावर्स क्या कहती हैं? दिस ऑर्गेनाइजेशन इज रशिया चाइना बैक्ड ऑर्गेनाइजेशन। सो विद द एक्सपेंशन, चाइना एंड रशिया दे आर लुकिंग टू फ्रेम अ ग्रुपिंग टू काउंटर द वेस्टर्न पावर्स। तो मेन एम क्या? हिडन एजेंडा टू काउंटर वेस्ट। देन एससीओ इज बेस्ड ऑन नॉन अलाइनमेंट। नॉन अलाइनमेंट समझ में आ रहा है? अब ये भी एक कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन है, नॉन अलाइनमेंट पर बेस्ड है। ओके, ये किसी भी थर्ड पार्टी को टारगेट नहीं करते। अब नेटो जो ऑर्गेनाइजेशन है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, दिस ऑर्गेनाइजेशन इज बेस्ड ऑन कोल्ड वॉर। समझ में आ रहा है? नेटो कब बनी थी? 1949। तो ये कोल्ड वॉर के टाइम पीरियड में बनी थी मिलिट्री अलायंस। समझ में आ रहा है? बट एससीओ याद रखिए, वन शुड नॉट बिल्ड इट सिक्योरिटी एट द एक्सपेंस ऑफ अदर कंट्रीज। एससीओ का मानना है कि किसी भी नेशन को अपनी सिक्योरिटी किसी दूसरे के नेशंस के बेस पर हमें नहीं बनाना चाहिए। समझ में आ रहा है? अब यूएस का क्या है? यूएस हमेशा से रशिया एंड चाइना के खिलाफ रहा है। तो यूएस का जब भी याद रखिए कॉन्फ्लिक्ट होता है रशिया या चाइना के साथ, तुरंत नेटो पिक्चर में आ जाता है। समझ में आ रहा है? क्योंकि अलायंस है। सो नेटो इज क्रिएटिंग न्यू एनिमीज टू सस्टेन इट्स एग्जिस्टेंस। इसीलिए नए एनिमीज होते नहीं है, क्रिएट किए जाते हैं। समझ में आ रहा है? नेटो इज क्रिएटिंग न्यू एनिमीज टू सस्टेन इट्स एग्जिस्टेंस। अगर नए एनिमीज ही नहीं होंगे तो नेटो की जरूरत ही क्या पड़ेगी? समझ में आ रहा है? ये सारी चीजें पॉलिटिक्स है, यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस। क्लियर एवरीवन? तो पॉलिटिक्स को देखकर कभी भी इमोशनल मत हुआ करो। आप में से काफी सारे लोग इमोशनल हो जाते हैं। समझ में आ रहा है? पॉलिटिक्स इज द गेम ऑफ रियलिटी। ये याद रखिए, पॉलिटिक्स गेम ऑफ रियलिज्म। समझ में आ रहा है? इसीलिए एक टर्म हम यूज करते हैं इंटरनेशनल रिलेशन में, रियल पॉलिटिक। पॉलिटिक। क्लियर? सो अनदर significance is champion of coexistence. Now SCO members, they are working on profound changes that the international situation is undergoing to make the international order fairer and more reasonable. अभी तक क्या चल रहा है? यूएस हेजेमोनी। समझ में आ रहा है? यूएन किसके कहने पर चलेगा? यूएस। डब्ल्यूटीओ यूएस। तो अब जो कोएग्जिस्टेंस है, जो एग्जिस्टिंग ऑर्डर था, उसको चेंज होने की बात की जा रही है। समझ में आ रहा है? तो एससीओ मेंबर्स जो हैं, दे आर वर्किंग ऑन प्रोफाउंड चेंजेस सो दैट इंटरनेशनल सिचुएशन जो अभी है उसको चेंज किया जाए, एंड इंटरनेशनल ऑर्डर शुड बी फेयरर एंड मोर रीजनेबल।
सो दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ एचसीओ, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो इस साल इसमें ईरान को ले आया गया है एज ए 9th मेंबर, ये याद रखिएगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है जो लोग यूपीएससी प्रीलिम्स दे रहे हैं 2023, एचसीओ काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, इंपॉर्टेंट एरिया, तो ध्यान रखिएगा। समझ में आ रहा है? क्लियर एवरीवन? ये याद रखिए। तो एचसीओ काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नाउ आई विल बी डिस्कसिंग हाउ टू प्रिपेयर इंटरनेशनल रिलेशंस। अब जीएस पेपर 2 के लिए कैसे प्रिपेयर करें, समझ में आ रहा है? और आप में से काफी सारे लोग कंफ्यूज भी रहते हैं कि सर किस तरीके से प्रिपेयर करना होता है, क्या किताबें हैं। तो ये सारी चीजें मैं आज आपको इसी में बता देता हूं। हाउ टू प्रिपेयर आईआर। पहली चीज, अब अगर हम बात करें हर साल की, सो एवरी ईयर देयर आर क्वेश्चंस एंड दोज क्वेश्चंस आर आस्क्ड फॉर अराउंड 100 मार्क्स। तो मेंस में अराउंड मिनिमम 80 मार्क्स के क्वेश्चन तो आते ही हैं, कभी कभी 100 मार्क्स के भी आ जाते हैं। समझ में आ रहा है? सो इफ यू टेक दिस टॉपिक लाइटली, इट शुड नॉट इवन बी अ थॉट फॉर यू। समझ में आ रहा है? You should not take this topic lightly. Clear? And second thing, mind the syllabus. Mind the syllabus always. Very important thing. Syllabus आप जरूर देखें. Okay? So it is best to keep your syllabus in your mind during your preparations. समझ में आ रहा है? ये याद रखिए। Third thing, which is very important, you need to understand the pattern of the questions. Pattern of the questions. अब पैटर्न समझने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, PYQs, you need to understand. Okay, so pick up the previous year questions papers और देखो यूपीएससी की डिमांड क्या है, यूपीएससी कहां से पूछती है। देन आप में से काफी सारे लोग न्यूज पेपर पढ़ने से कतराते हैं। समझ में आ रहा है? सो यू नीड टू पिक अप द न्यूज पेपर डेली, डेली। समझ में आ रहा है? देन मेक कंसाइज नोट्स, कंसाइज नोट्स, वेरी इंपॉर्टेंट। नोट्स की काफी ज्यादा जरूरत है। आपने कुछ पढ़ा और आपने तुरंत नोट्स बनाए। समझ में आ रहा है? सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स। क्लियर? नाउ तो ये तो हो गया कि किस तरीके से। अब मटेरियल, क्लियर कि सर मटेरियल क्या पढ़ना है। तो मटेरियल में मैं बता दूं, कोई भी ऐसी किताब नहीं है जिसमें पूरा आईआर आपको मिले। समझ में आ रहा है? तो हाउ टू स्टडी, हाउ टू स्टडी IR. So the background of IR will be from world history. You need to understand first world history, that is your GS paper 1. Otherwise you won't be able to understand the current events. So first you need to understand the traditional events, world history, and then start with international relations, then IR. So world history क्या है? World history is the history of international relations. So IR is the present context. Present context. तो बुक सिर्फ हिस्ट्री की होती है। समझ में आ रहा है? हिस्ट्री। आईआर के लिए क्या पढ़े? आईआर के लिए आप में से जितने लोगों ने IQ सिविल्स IAS एकेडमी में एनरोल किया हुआ है, उन सभी के पास एक बहुत ही प्यारी सी बुकलेट है जो IQ सिविल्स एकेडमी प्रोवाइड करती है, जिसमें अराउंड 26 to 27 चैप्टर्स हैं
और हर नेशन को बहुत ही अच्छे से कवर किया गया है। समझ में आ रहा है? सो IQ सिविल्स IAS एकेडमी प्रिंटेड बुकलेट प्लस क्लास नोट्स, मोर देन इनफ। इसके अलावा कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये जो बुकलेट है, दिस बुकलेट इज रिटन बाय मी ओनली, और इसमें अराउंड आपको 27 चैप्टर्स मिलेंगे जिसमें ज्यादातर सारी चीजें कवर की गई, एंड प्लस क्लास नोट्स। अपार्ट फ्रॉम दिस यू नीड टू रीड न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर न्यूज़पेपर में क्या पढ़ना है? सी राजा मोहन के आर्टिकल्स, सी राजा मोहन आर्टिकल्स, एस डी मुनि, हर्ष वी पंत, इनके आपको एडिटोरियल्स पढ़ने। क्लियर? और जो स्किप कर देते हैं या पढ़ना भूल जाते हैं तो उन सभी को इंस्टीट्यूट की तरफ से कंपाइलेशन भी मिल जाता है, तो उसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं। समझ में आ रहा है? तो ये सारी चीजें आपको पढ़नी। और इन सभी चीजों का बैकग्राउंड कैसे बनेगा, ये समझ में तभी आएंगी जब आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे। एनसीईआरटी क्लास 12, दो एनसीईआरटी हैं क्लास 12 में। एक एनसीईआरटी है पॉलिटिक्स आफ्टर इंडिपेंडेंस, इसका आपको चैप्टर 3 पढ़ना, चैप्टर 3 इंडियाज एक्सटर्नल रिलेशन। एंड दूसरी एनसीईआरटी है क्लास 12 की कंटेम्पररी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, कंटेम्पररी वर्ल्ड पॉलिटिक्स। ये बेस है, अगर ये समझ गए तो सारी चीजें अपने आप समझ में आ जाएगी। क्लियर एवरीवन? ये याद रखिए। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर? अब इंपॉर्टेंट थिंग व्हाट टू स्टडी मैंने आपको बता ही दिया। अब आईआर हमें पढ़ना क्यों होता है? व्हाई टू स्टडी international relations. See, world is divided into different nation states. If you take Treaty of Westphalia, Treaty of Westphalia 1648, यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिस्टम अराइज हुआ, दैट इज नेशन स्टेट सिस्टम। नेशन स्टेट सिस्टम। अगर आज आप देखते हैं डिफरेंट नेशंस ही तो बोलते हैं। राष्ट्र जो है वो कब से शुरू हुआ? ट्रीटी ऑफ वेस्टफालिया। एंड फ्रॉम हियर ट्रीटी ऑफ वेस्टफालिया इज द हिस्ट्री, और यू कैन से जो मॉडर्न इंटरनेशनल रिलेशन हम पढ़ते हैं, इट स्टार्ट फ्रॉम ट्रीटी ऑफ वेस्टफालिया। दिस गिव्स द कॉन्सेप्ट ऑफ नेशन स्टेट सिस्टम। नेशन स्टेट सिस्टम कंप्राइजेज, नेशन स्टेट में क्या क्या आता है? पीपल, गवर्नमेंट, state and territory, and human beings cannot live in isolation, so nations always interact, always engage with each other. समझ में आ रहा है? that is why जब nations आपस में engage करते हैं, so they form international relations, and the formulation of international relation is based on formulation of foreign policy. So why to study IR? Because of 3S. 3S क्या है? First is state, second is sovereignty, and third is security. इन तीन चीजों के लिए हमें IR पढ़ना है। स्टेट, सोवरिटी एंड सिक्योरिटी। जैसे यूक्रेन वॉर हुआ, रशिया यूक्रेन वॉर, तो रशिया ने क्या किया? यूक्रेन की सोवरिटी को वॉयलेट किया, इंटरफेयर किया रशिया ने यूक्रेन में, तो वहीं पे वॉयलेट हुई सोवरिटी, वहीं से वॉयलेट हुई यूक्रेन की सिक्योरिटी।
और वहीं से दो स्टेट्स किसमें आ गए, क्राइसिस वॉर में। समझ में आ रहा है? सो व्हाई टू स्टडी आईआर? बिकॉज ऑफ 3S, स्टेट सोवरेनिटी एंड सिक्योरिटी. And to understand international relations, you need to understand four basic concepts. Four basic concepts in IR, जो आप सुनते भी हैं न्यूज़पेपर में। अब वो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है? फर्स्ट इज अलायंस, सेकेंड इज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट, क्लियर? थर्ड इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वॉर एंड कॉन्फ्लिक्ट, फोर्थ इज ओवर्ट एंड कोवर्ट operations. These four things you should know. हमेशा ये चार चीजें ज्यादातर आईआर में रहेंगे ही। एंड अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज जो आपको पढ़ना है, डिप्लोमेसी। डिप्लोमेसी क्या है, ये अलग से एक चीज है। डिप्लोमेसी क्या है? जैसे आईएएस ऑफिसर अगर आप बनते हैं तो आपको डोमेस्टिक पॉलिसीज को क्या करना होता है? इंप्लीमेंट करना होता है। वैसे ही जब फॉरेन पॉलिसी बनती है तो इंप्लीमेंट कैसे किया जाता है? थ्रू डिप्लोमेसी। सो डिप्लोमेसी इज द आर्ट ऑफ नेगोशिएशन। समझ में आ रहा है? सो दिस इज हाउ यू शुड स्टार्ट विद इंटरनेशनल रिलेशंस, दिस इज हाउ यू शुड स्टार्ट विद बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी। क्लियर एवरीवन? सो आई होप आपको ये करंट समझ में आया होगा, जो भी आज हमने टॉपिक इस सेशन में डिस्कस किए, और किस तरीके से इंटरनेशनल रिलेशंस को पढ़ना है वो भी क्लियर हो गया होगा। एंड लास्टली, इस पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए आप फॉलो कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल को, IQ सिविल्स IAS APSC UPSC। क्लियर? सो थैंक यू सो मच।